इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन समझेंगे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट समझी थी, जिनको हमने मैक्सवेल स्क्वायर से निकाला था, मैजिक स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, आइसोथर्मल, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि आइसोथर्मल का मतलब है आइसोथर्मल, थर्मल यानी कि हीट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है हमें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है। हमको पहले पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो वर्क डन और हीट के सम के बराबर होती है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमको पता है। ठीक। अब इसके बाद अगर हमें एक चीज़ और पता होगी कि जो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी है वो किसी एक फैक्टर पर डिपेंड कर रही है और वो फैक्टर कांस्टेंट हो गया, तो फिर उसमें चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से हमको एक बात ये पता चली कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो वहां पर जो हीट होगी वो इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है। जो वर्क डन होगा वो हीट के इक्वल होगा। हीट सिस्टम में आ रही है या सिस्टम से जा रही है, वो इज इक्वल टू होगा वर्क डन के। सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वो हीट के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्यों हमने लिखा इस बात को, साथ में ये समझ लो, क्योंकि सिंस इंटरनल एनर्जी इज, ठीक है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी जीरो। ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, वर्क डन का हमें पता हुआ है फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पीडीवी माइनस का पीडीवी माइनस का पीडीवी, ये होता है फॉर्मूला वर्क डन का। आइसोथर्मल है पीडीवी। अब पीडीवी में हम लोग जो वर्क डन है इसको भी हम लोग दो तरह के प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, एक बार वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आइसोथर्मल है, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो चुका है और हम एक बात और जान चुके हैं, क्या? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या दोनों एक ही बात है। अब हमें वर्क डन निकालना है, एक बार किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको ध्यान होगा, पिस्टन था, उस पर एक एक पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल रख रहे थे तो पिस्टन नीचे जा रहा था, और जब आप छोटा सा पार्टिकल लग रहे थे तो पिस्टन हल्का सा नीचे जाता था मगर फिर से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता था। ठीक है। तो वहां पर हम ये एजम्पशन हमारा ये रहता है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल के लगभग बराबर रहता है। ठीक है। ये आपका पिस्टन था, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था, आप इसके ऊपर पार्टिकल लग रहे थे, पार्टिकल लग रहे थे, पार्टिकल लग रहे थे। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल रखते थे, फिर दूसरा रखते थे, फिर तीसरा रखते थे। तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था पिस्टन हमारा, भले ही इसका एक्सपेंशन हो रहा हो या इसका कंप्रेशन हो रहा हो। कंप्रेशन कब होता था? जब हम बाहर से पार्टिकल इसके ऊपर रखते थे, और एक्सपेंशन कब होता था? जब यहाँ से पार्टिकल उठा के बाहर फेंक देते थे। पार्टिकल उठाया, बाहर निकाल दिया एक पार्टिकल, और एक्सपेंशन कब हुआ? जब पार्टिकल को हमने इधर रख दिया।
सॉरी कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस था। रिवर्सिबल प्रोसेस की खासियत ये थी कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता था, हर समय इक्विलिब्रियम में रहता था, इसका प्रेशर लगातार चेंज होता रहता था। क्यों? क्योंकि इसमें हर समय जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो लगातार चेंज हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। और अगर आप पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके ऊपर मास बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, तो फिर mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपका फोर्स बढ़ेगा, फिर फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी कि प्रेशर इसका हर स्टेप में चेंज हो रहा था, प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। मगर एक खासियत ये भी थी कि ये हर समय इक्विलिब्रियम में था। कैसे? जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता था, ऊपर से आपने एक पार्टिकल रखा नहीं कि इक्विलिब्रियम फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। तो हर समय हम ये मान सकते हैं कि इसका जो इंटरनल प्रेशर था गैस का वो एक्सटर्नल के बराबर था। ये बात हम बार बार क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा अभी, जब हम W इक्वल टू माइनस का पी डी वी फार्मूला लगाएंगे और वहाँ पर P, वैसे तो फार्मूले में वो P एक्सटर्नल होता है, मगर उसमें P एक्सटर्नल को इंटरनल से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं आपको बार बार, ठीक है। तो अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो P एक्सटर्नल है और इंटरनल है, इनको दोनों को लगभग, ये लगभग का नियर अबाउट का साइन होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। और जहां बात आ गई इंटरनल प्रेशर की, तो यहां से हमारा काम बन गया। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि अंदर तो भरी हुई है आइडियल गैस। थर्मोडायनेमिक्स के एजम्पशन में हमने सबसे पहले बताया था कि जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात होगी, एक्सपेंशन या कंप्रेशन की, तो इस तरह से एजम्पशन हमेशा मन में रखना है कि एक पिस्टन से भरा हुआ वेसल है और उसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। जब हमें बाहर का तो नहीं पता था, क्योंकि वो लगातार चेंज हो रहा था, आपके पार्टिकल्स है इनफाइनाइटली स्मॉल है, कितने बन, और एक एक पार्टिकल रखते ही आपका प्रेशर बार बार चेंज हो रहा था। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंजेस इन ईच स्टेप, और स्टेप्स कितने? इनफाइनाइट। अब सोचो, लगातार चेंज हो रहा है, वो भी इनफाइनाइट स्टेप है। तो उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला? हमने ये निकाला, हमने बोला कि भाई जो इसका इंटरनल प्रेशर है वो इसके लगभग बराबर रहता है, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। जब रिवर्सिबल प्रोसेस की हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे तो उसमें ये भी साथ साथ लिखवाया था कि सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा प्रोसेस है, हर समय इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, यानी कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में कोई चीज रुक पाएगी। अगर कोई चीज इधर, सपोज ये हाथ है, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, अगर ये यहाँ रुका हुआ है तो इसका मतलब जितनी ताकत से ये इधर जा रहा है उतनी से इधर आ रहा है, तो बराबर की ताकत है, तभी तो बीच में रुका हुआ है। अगर कोई भी ज्यादा होता, सपोज ये वाला ज्यादा होता तो ये इधर फेंक देता, और अगर ये ज्यादा होता तो ये इधर फेंक देता, ठीक है। अगर कोई ये रुक रही है तो इसका मतलब जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, यानी कि एक दूसरे का विरोध करने वाले जो फोर्सेस हैं वो बराबर हो गए। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम में रहता है, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होते हैं। इस बात को एजम्पशन लेकर के इसका फायदा हम यहाँ पर उठाएंगे इक्वेशन में, क्योंकि W इक्वल टू माइनस का पी डी वी होता है। वैसे तो ये P एक्सटर्नल होता है, मगर यहाँ पर इसको हम बराबर कर देंगे इंटरनल से, ठीक है। साथ साथ हम इसको बराबर कर देते हैं आइडियल गैस के इंटरनल प्रेशर के। अब आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, कि PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है। अब क्या करना है? P इज इक्वल टू वैल्यू निकाल दो, nRT अपॉन V, हो गया क्वेश्चन। माइनस का nRT अपॉन V, ये dV होगा, सॉरी, ठीक है, और ये dW होगा, ठीक। क्योंकि हमको पता है क्या, पहले हम स्मॉल चेंजेस निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर भी जो वॉल्यूम में चेंज होगा, बहुत छोटे से चेंज के लिए मेजर करेंगे, बहुत से छोटे से चेंज, कितना भी छोटा है, मतलब उतना छोटा तो मैं लिख भी नहीं सकता प्रैक्टिकली, ठीक है, उतने छोटे से चेंजेस की बात हो रही है। और जो इंटीग्रेशन है ना, इसको अब एक तरह से गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट ने कभी कभी डेटा रिलीज करती है पब्लिक का कि इतने % लोगों के साथ ऐसा है वैसा, तो एक सैंपल सर्वे होता है। कोई भी 137 करोड़ लोगों का डेटा लेने नहीं जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद उनमें से परसेंटेज निकाला जाता है और उनको फिर पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके बता दिया जाता है। तो ये भी इंटीग्रेशन भी एक उसी तरह का तरीका है। छोटा सा चेंज ले लो,
फिर एक लिमिट लगा करके उसको एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पर भी वही करना है, पहले वर्क डन स्मॉल, डी का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज, तो वहाँ पे वॉल्यूम का भी स्मॉल चेंज था, तो डी डब्ल्यू हमने निकाल लिया, ये हमें इक्वेशन आ गई। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने का मतलब ये होता है कि आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट करो, क्या होगा, माइनस का एन आर टी डी वी अपॉन वी, ये तीनों हो गए कांस्टेंट। टी कैसे कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल सबसे पहले लिख दिया गया, कंफ्यूज मत होना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आर है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है क्या कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है, ln x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v माइनस का एन आर टी। अब एक बात और, जो वॉल्यूम है इसकी भी तो कोई रेंज होगी ना कि कहाँ से कहाँ तक गया, जो भी चेंजेस हुए होंगे, पहली कोई रीडिंग आई होगी, बाद की कोई रीडिंग आई होगी, तो ऑब्वियसली इसको भी हम लिमिट लगा करके करेंगे, v1 से v2 या v फाइनल माइनस v इनिशियल, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर हमारा वॉल्यूम सपोज ये कंटेनर था, पहले इतना था, यहाँ तक था, बाद में पिस्टन ऊपर चला गया, तो ये हो गया v1, ये हो गया v2, ठीक है, और ऊपर चला गया तो ये हो गया v3, कैसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमें लिमिट लगानी, तो ln v और साथ में v1 से v2, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमने फॉर्मूला फाइनली निकाल लिया, W इक्वल टू माइनस का एन आर टी, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, चलिए अभी कर देते हैं फिर से एक बार, माइनस का एन आर टी और एल एन वी, v1 से v2 इंटीग्रेट कर दिया था, तो फिर ये केवल w हो जाएगा, w टोटल इज इक्वल टू माइनस का एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। आपको पता है कि क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n, ठीक है, लॉग m माइनस ये क्लास थर्ड या फोर्थ का फॉर्मूला है, तो इससे इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट क्या मतलब फॉर्मूले की वैल्यू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ये आपका आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पूरा ध्यान रखना, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। एक मोल के लिए निकालेंगे तो माइनस का आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन को आप ये लिख सकते हैं, जहाँ पे वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल इनिशियल, क्या वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने वर्क डन निकाला एडिया सॉरी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब हम निकालते हैं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस का, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का हमने वर्क डन निकाला, वहां पर खासियत ये रही, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, वर्क डन हमें पता था माइनस का पी डी वी, रिवाइज कर रहे हैं मन में समझिएगा,
वर्क डन का फार्मूला था माइनस का पी डी वी। प्रेशर हमें चाहिए था, प्रेशर तो उस फार्मूले में एक्सटर्नल होता है कि प्रेशर क्या लग रहे हैं भाई, पी डी वी हमारा फार्मूला था माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू। ठीक, अभी क्या करना अपने को, प्रेशर चाहिए था। तो प्रेशर जो एक्सटर्नल था वो तो लगातार चेंज हो रहा था, तो उसकी क्या वैल्यू रखते, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस हो रहे थे, इनफाइनाइट चेंजेस है और प्रेशर हर बार चेंज हो रहा है, तो वो तो हम नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक हमने एजम्पशन लिया। एजम्पशन क्या लिया, बोला कि भाई जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहा तो हमेशा एक ही जगह मान के चल लो कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो बराबर हैं, एक जगह पे स्टैंड ठहरा हुआ एज्यूम कर रहे हो, तो फिर हमने इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर मान लिया, लगभग बराबर मान लिया। और जैसे ही हमने उस बात को माना तो हमें पता था कि अंदर तो भरी थी गैस, और आइडियल गैस के प्रेशर का फार्मूला हमें पता था। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमें तुरंत उठा के वैल्यू रख दी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से पी की वैल्यू हमने निकाली क्या, एन आर टी अपॉन वी, और इसको यहाँ पर रखोगे, पी की वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेट करना है, ये डी डब्ल्यू होगा यार, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी डी वी। जब वॉल्यूम का स्मॉल चेंज ले रहे हो तो वर्क डन का भी स्मॉल ही पता चलेगा कि स्मॉल वर्क स्मॉल चेंजेस के लिए, और पूरे के लिए इसका भी इंटीग्रेट करो और इसका भी इंटीग्रेट करो। पी की वैल्यू रखो एन आर टी अपॉन वी, एल एन वी आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस का एन आर टी एल एन वी टू माइनस वी वन फार्मूला आ जाता है हमारा। तो ये था हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब हम निकालते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए। तो जो बातें पहले बताई गई थी वो काम में आने वाली हैं, इसीलिए पढ़ाने का हर चीज़ का सीक्वेंस होता है। जो चीज़ पहले बताई गई है वो अब ऑब्वियसली काम में आएगी। देखिए कैसे, आपको पता है कि अगर हमारा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें हमें निकालना है क्या, वर्क डन। ठीक, तो इसके पहले तो दो केसेस बनाते हैं। वर्क डन का पहले फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा मन में, क्या, माइनस का पी डी वी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस का पी टी वी, पी एक्सटर्नल लिख दो, लिख दिया, ये फॉर्मूला है। एक कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो भी तो हो सकता है, इसको हमने लिख दिया जीरो, यानी कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अब इससे बहुत गजब का ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, कैसा देखना, अगर आपसे पूछ दिया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जीरो हो गया है, अभी आप देखिएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू भी जीरो आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू भी जीरो आ गया, और आपको पता था कि जब आइसोथर्मल लिखा हुआ है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अपनी सबसे बेसिक इक्वेशन पे जाते हैं। आइसोथर्मल बोलने का मतलब हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो पहले ही हो रखा था। इस हिसाब से हमने बोला था कि Q प्लस डब्ल्यू का रिलेशन आया था, तो Q इज इक्वल टू आया था माइनस का W। अब यहाँ पर तो W भी जीरो हो गया। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन था, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो हो सकता है कि आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन बोला जाए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, देन चेंज इन हीट बताइए, इंथैल्पी बताइए, या जो भी पूछा जा सकता है कि आपसे हीट बताइए। ठीक, तो वहां पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर तो सारी चीजें जीरो हो गई, तो इसका मतलब अगर हमारा सिस्टम इरिवर्सिबली आइसोथर्मल अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर वर्क करेगा, कुछ भी करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो वहां पर ना तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आना है, ना तो वहां पर कोई वर्क होना है, ना ही वहां पर हीट का कोई ट्रांजेक्शन होगा। बहुत ही स्पेशल केस है। ठीक है, कितनी अजीब सी बात है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ, यानी कि हमारा जो पिस्टन था इसके ऊपर ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, फ्री वैक्यूम लाइक कंडीशन है, ऊपर से कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो अगर ये सब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, यानी कि वर्क डन तो किसी के अगेंस्ट करना ही नहीं है भाई। ताकत आपकी कब कब लगती है, किसी भी चीज़ को आपको धक्का देना, यानी कि वो आपको रजिस्ट करे, तभी तो आपको पावर लगेगी, तभी तो आप वर्क करोगे। ठीक है,
लेकिन जब वो सामने वाला आपको रोक ही नहीं रहा है तो आपका कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, यानी कि ऊपर से कोई भी चीज़ उसको रोक ही नहीं रही है, कोई भी अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, ऊपर से कोई प्रेशर है ही नहीं, तो फ्रीली मूव करेगा, तो वर्क डन हो गया जीरो। साथ साथ अब ये प्रोसेस को चूंकि हमने बोल रखा है कि आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर सेम रहने वाला, टेम्परेचर चेंज हो भी नहीं रहा, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, वर्क डन भी नहीं हुआ, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दो चीज़ें ऑलरेडी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये तो भाई साहब जीरो हो ही जाएंगे ना। ठीक है, तो इससे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, और एंथैल्पी भी जीरो हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन रही पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो की। अब जरूरी नहीं है, ये बहुत रेयर कंडीशन है कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, धरती में तो मिलेगा ही एटलीस्ट आपको। हाँ, क्रिएट कर सकते हो ऐसी कंडीशन, वैक्यूम क्रिएट करते हैं लोग। देखते हैं अगला क्या है, जब पी एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इस बार एक्सटर्नल प्रेशर है, जो हमारा पिस्टन है, अगर इस पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक हो या जो भी हो, आप एक्सटर्नल प्रेशर बोलिए अभी फिलहाल, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर लगाया जा सकता है ना, तो पी एक्सटर्नल लग रहा है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब पिस्टन को ये नीचे भी धक्का दे सकता है, अगर अंदर वाला कमजोर पड़ा, अंदर से इंटरनल प्रेशर कमजोर पड़ा, तो ये धक्का देके नीचे भी ला सकता है। साथ साथ ये अगर आप पिस्टन को नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये ऊपर से रोकेगा भी, यानी इस बार इसकी भूमिका है, इस बार एक्सटर्नल प्रेशर ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो, इस बार ये अपना रोल दिखाएगा, तो कुछ नहीं क्लास में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या बोले, हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल। ये छोटी छोटी बातें अगर मन में रहेंगी तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा, कि आइसोथर्मल लिखने का मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। यही बताया था कि किसी चीज़ का फंक्शन होने का क्या मतलब होता है, मतलब यही होता है कि उस चीज़ पे फर्क पड़ेगा तभी आपको फर्क पड़ेगा। आप जिस चीज़ का फंक्शन हो, अगर उस चीज़ पे फर्क पड़ता है तो आपको भी फर्क पड़ता है। लाइफ में कई सी चीज़ें होती है हर इंसान की, जिनके साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो आप भी अफेक्ट होते हो। ठीक है, तो आप उस चीज़ का फंक्शन हो, इस तरह से समझा करो। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होती है, इसका टेम्परेचर से बहुत गहरा रिलेशन है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल टेम्परेचर में अगर कोई बदलाव नहीं है तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये जीरो पहले से ही हो रखा है क्योंकि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, और Q इक्वल डब्ल्यू लिख दिया, तो W इक्वल टू आ गया माइनस का Q, W इक्वल टू माइनस का Q या Q इक्वल टू माइनस का W, यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, P एक्सटर्नल जीरो है नहीं, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो, W इज इक्वल टू माइनस का P, सॉरी फिर से DW लिखिए, माइनस का P एक्सटर्नल dV, ये हो गया फॉर्मूला। वर्क डन, क्या फॉर्मूला, वर्क डन इन आइसोथर्मल irreversible process when P external does not equal to zero। ये आ गया आपका। एक चीज क्या, यहाँ पर क्या होगा, P एक्सटर्नल जो है, जब आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाया जा रहा था तो वहाँ ये बताया गया था कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस होता है। पिस्टन रखा है वेसल में, ठीक है, आपने ऊपर से एक बड़ा सा ईंट उठा के फेंक दिया, सेकंड्स का प्रोसेस है, वो प्रेशर लगातार कांस्टेंट रहा, उसने पिस्टन को नीचे जाकर रोक दिया। ठीक है, ये आपका पिस्टन था, ऊपर से एक बड़ा सा मास आके गिरा, ठीक है, उसने पिस्टन को
यहाँ ला दिया। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एक तरह का, ठीक है। और प्रेशर जो है वो लगातार क्या रहा, कांस्टेंट रहा। प्रेशर कितना रहेगा, mg/a मान लीजिए आप इसको। अगर इसका एरिया आप पिस्टन का a मानते हैं तो p = f/a होता है, छोटे में पढ़ा था। प्रेशर = फोर्स/एरिया। फोर्स कितना होगा भाई, उसका जितना मास होगा और ग्रेविटी से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो mg/a, ये इसका प्रेशर हो गया। और वो पूरे टाइम, अब जो मास है उसका वो घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं जब वो नीचे आ रहा होगा, ठीक है, पिस्टन के ऊपर रखा होगा। तो थ्रू आउट प्रोसेस उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा। इसलिए यहाँ पर हमें प्रेशर को कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंटरनल प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, इसी से ही काम चल गया, ठीक है। तो इसको कई बार मन में कंफ्यूजन आता है कि यार जो रिवर्सिबल प्रोसेस था वहाँ पे nRT/v करके निकाला था, यहाँ पर क्यों नहीं निकालते हैं। तो वहाँ पर आइडियल गैस अंदर से हमें प्रेशर लेना पड़ा था, क्योंकि बाहर से जो प्रेशर था वो कांस्टेंट नहीं था, लगातार वेरी कर रहा था। तो हमारी मजबूरी थी, हमने मजबूरी थी या जो भी बोलिए उसको, जिस तरह से डिराइव किया गया इक्वेशन को, तो हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर था क्योंकि वो लगातार इक्विलिब्रियम में था तो उसको इंटरनल के लगभग बराबर मान लिया। लगभग बराबर मान के फिर आइडियल गैस के प्रेशर से फार्मूला निकाला था nRT/ln(V2/V1) माइनस का, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर फिक्र की क्या बात है। dW = माइनस का p dV, p एक्सटर्नल dV। ये हो गया हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन p एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने समझा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों केस हो गए। अब चलते हैं एडियाबेटिक के पास। टाइम देख लेते हैं इस वीडियो में हो पाएगा कि नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं समझने वाली, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।